चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड जो होता है उसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ओर कौन सा है। तो ओर है आपका पीबीएस। पीबीएस को कहते हैं हम गैलेना। पीबीएस को क्या कहते हैं? गैलेना। पहला स्टेप हमारे को सबको पता है, क्रशिंग। दूसरा स्टेप हम सबको पता है, कंसंट्रेशन। चलिए बताइए, सल्फाइड है पीबीएस, सल्फाइड होता है तो कौन सा होता है? एक्सट्रैक्शन। यस दोस्तों, फ्रोथ प्रोटेशन, कोनिया फ्रोथ प्रोटेक्शन। तीसरा है रोस्टिंग। अब जब रोस्टिंग होती है तो रोस्टिंग यहाँ पर हमारे पास लेड जो होता है दो तरह का होता है। मैंने आपको बताया भी था, एक होता है हाई ग्रेड और एक होता है लो ग्रेड और। ठीक है, तो रोस्टिंग हम पहला कर रहे हैं किसकी? हाई ग्रेड और। हाई ग्रेड और होता है व्हेन लेड मच हायर किससे? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कंटेंट कम रहे और इम्प्योरिटी कंटेंट क्या रहे? कम। और लेड यानी कि और कंटेंट बहुत ज्यादा हो तो उसे कहते हैं हाई ग्रेड और। ऑब्वियस सी बात है, हाई से नाम पता लग रहा है, हाई ग्रेड और बहुत ज्यादा इसके अंदर और होगा। ठीक है, तो हाई ग्रेड और तो परसेंटेज होगा लेड मच हायर होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या होगा कि पीबीएस प्लस O2 आएगा तो आपका PbO प्लस SO2 रोस्टिंग जब हम करते थे, और ये PbS प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? PbSO4। ये आपको याद करो पार्शियल रोस्टिंग कहलाता था। अब जब आप ये कर रहे हो और आपको पता लगा कि PbO बन चुका है तो एयर कट ऑफ कर दिया जाता है यहीं पर। या दोस्तों, एयर कट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। एयर कट ऑफ, एयर कट ऑफ क्यों कर रहे हैं? एयर कट ऑफ इसलिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी यहां से यहां जाने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं है रे। एयर कट ऑफ कर देंगे क्योंकि आप ऑक्सीजन कितनी भी भेजो आप, पीबीएस से PbO ज्यादा नहीं बनेगा, बिकॉज लेड की ऑक्सीजन एफिनिटी कम है। लेड की ऑक्सीजन एफिनिटी कम है दोस्तों, तो इस वजह से ये नहीं जाएगा आगे। ऐसा नित्य समझ में आ रहा तुमको? यस स्नेहा जी, समझ में आ रहा है आपको? पक्का? अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका जो है वो एयर कट ऑफ कर देते हैं। एयर कट ऑफ करने से फायदा ये होता है कि एयर कट ऑफ करते हैं लेकिन हीटिंग कंटिन्यू रखते हैं। एयर कट ऑफ कर दिया है लेकिन हीटिंग इज कंटिन्यू। हीटिंग कंटिन्यू रखने से फायदा ये होता है कि पीबीएस PbO से रिएक्ट करके Pb प्लस SO2 बना देता है, और ये आपका सेल्फ रिडक्शन कहलाता है, अगर याद हो तो। ये आपका क्या कहलाएगा? सेल्फ रिडक्शन। यहाँ एक नोट आता है, क्या? रोस्टिंग और रिडक्शन दोनों एक ही फर्नेस में हो रहे हैं बट टेम्परेचर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर आपका था, उसके बाद टेम्परेचर यहाँ भी कंटिन्यू किया गया, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्योंकि लगातार टेम्परेचर देने से यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। भाई एक चीज को हीट कर रहे हो आप, आधे घंटे बाद टेम्परेचर देगा और 1 घंटे बाद टेम्परेचर देगा, तो 1 घंटे बाद टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा ना। तो यहाँ आपने हीटिंग कंटिन्यू रखी थी, एयर कट ऑफ किया था बस, तो एयर की जरूरत भी नहीं है क्योंकि रिडक्शन कराना था। तो 2 सवाल इंपॉर्टेंट बन गए। पहला, हाई ग्रेड और उसका जो रिडक्शन होगा वो किससे होगा? सेल्फ रिडक्शन से। हाई ग्रेड जो और होगा उसका सेल्फ रिडक्शन से होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह आई कि यहाँ पर जो रिडक्शन और रोस्टिंग होती है वो एक ही फर्नेस में होती है, एक ही फर्नेस में होती है बट टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आपका हाई ग्रेड में हो गया। अब आता है रोस्टिंग आपका। लो ग्रेड और, जिसमें परसेंटेज ऑफ लेड क्या होगा? कम। ऑब्वियसली बात है, परसेंटेज लेड कंटेंट कम रहेगा उसके अंदर। ठीक है, अब इसका जब आप रोस्टिंग करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। PbS प्लस O2 से क्या बन रहा है? ये PbO प्लस SO2। क्लियर? तो ये आपका रोस्टिंग हो जाएगा लो ग्रेड और से। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है रिडक्शन। रिडक्शन अगर मैं हाई ग्रेड और लेता हूं तब तो रिडक्शन मेरा वहीं हो गया था। कहां पे हो गया था? जहां पर आपने रोस्टिंग किया था। रोस्टिंग के दौरान आपने क्या किया था? वहीं पर आपका, बोलो, वहीं पर आपका रिडक्शन कर लिया था। इसलिए हमने वहां लाइन लिखी थी कि रोस्टिंग और रिडक्शन दोनों एक ही फर्नेस में होते हैं बट
डिफरेंट टेम्परेचर पर। क्लियर सबको यहां तक? डिफरेंट टेम्परेचर पर आया ना। अब रिडक्शन आ रहा है, ये रिडक्शन हम कर रहे हैं किससे, किसका कर रहे हैं, लो ग्रेड और। किसका कर रहे हैं, लो ग्रेड ओर का। किसका कर रहे हैं, लो ग्रेड ओर। क्लियर सबको? लो ग्रेड ओर का कर रहे हैं। अब रिडक्शन जो होता है वो इसका कार्बन रिडक्शन होता है। क्या होता है, कार्बन रिडक्शन। इसको थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए आप जो है वो रास्ते से जा रहे थे, आपका पांव कीचड़ में गिर गया, आपका पांव कीचड़ में गिर गया और आप वापस रूम पर आए और आपने जो चारों तरफ घूम घूम के पूरा कीचड़ फैला दिया, गंदा कर दिया बहुत ज्यादा रूम। एक केस ही। दूसरा केस ही कि आप अपने रूम में आईपीएल देख रहे हो, आईपीएल खाते देखते देखते आपने जो है चिप्स का एक पैकेट पूरा खत्म कर दिया और वो चिप्स का पैकेट फेंक दिया रूम में। दोनों केस में आप देखोगे तो इम्प्योरिटी कंटेंट किस में ज्यादा हुआ, पहले वाले केस में, जब आपने पूरा घूम घूम के पूरा गंदा कर दिया कीचड़ से। और दूसरे वाले रूम में सिर्फ रैपर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो जब रैपर पड़ा हुआ था तो इस केस में और पहले वाले केस में अगर हम कंपेयर करें तो आपको जो मेड है उसको बुलाने की जरूरत पड़ेगी कब, जब आपका वो पूरे रूम कीचड़ हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदगी आपसे साफ नहीं होगी, तो आपको किसी और की जरूरत पड़ी ना। और जब वेपर था, चिप्स का जो पैकेट पड़ा हुआ था वो था, उसके लिए कोई मेड को थोड़ी बुलाएंगे, वो तो खुद ही उठा के डाल दोगे डस्टबिन में थोड़ी देर बाद। तो यानी इम्प्योरिटी कंटेंट अगर कम है तो फिर सेल्फ रिडक्शन, इम्प्योरिटी कंटेंट ज्यादा है तो फिर आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कार्बन रिडक्शन। तो लो ग्रेड और वाले के लिए कार्बन रिडक्शन होगा। आपको एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ PbSO4 वाली रिएक्शन क्यों नहीं लिखी, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। यहाँ रिडक्शन होगा लो ग्रेड और से, और जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन कैसे होता था, याद है, कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन जब हम करते थे तो यहाँ मेटल ऑक्साइड होता था प्लस कोक पाउडर लेते थे। कोक पाउडर हर बार मैंने सवाल कराया कि ये पाउडर फॉर्म में क्यों लेते हैं, हर बार मैंने क्या लिया है, जल्दी बताओ, ये पाउडर फॉर्म में क्यों लेते हैं, जल्दी बोलो, ये पाउडर्ड फॉर्म में क्यों लेते हैं। तो आंसर है पाउडर फॉर्म में इसलिए लेते हैं कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जल्दी बोलो, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिडक्शन ईजियर होगा। तो मेटल ऑक्साइड प्लस कोक पाउडर है। अब कोक पाउडर के बाद क्या आएगा, जल्दी बोलो, फ्लक्स डालते थे, एक याद हो तो, और यहाँ फ्लक्स की जगह हमने क्या लिया है, लाइम, यानी कि लाइम एक तरह से फ्लक्स का काम करेगा। तो जब रिडक्शन होगा तो ये मेटल बनेगा प्लस स्लैग बनेगा। इस लाइम का फंक्शन क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड की बात कर ले तो PbO प्लस कार्बन रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, Pb प्लस CO, और यही PbO इस CO को रिड्यूस करके Pb बना देगा प्लस CO। ये कार्बन रिडक्शन हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान से सुनना, कि लाइम क्यों डाला गया है। ये जो लेड होता है, इस लेड में SiO2 की इम्प्योरिटी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि SiO2 आपका सिलिकन है। सिलिकन आपको पता है मेजर इम्प्योरिटी होती है सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में, तो वो SiO2 पड़ा होता है। SiO2 जब होता है तो ये एसिडिक है, और हमारा ये PbO जो है वो बेसिक नहीं एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है ना, एम्फोटेरिक है, इसलिए इसकी इच्छा इसके साथ रिएक्ट करने की हो जाएगी। रिएक्ट करके हमारा PbSiO3 बना सकता है स्लैग। तो कहीं ना कहीं मेरा जो लेड है उसका लॉस हो जाएगा। देखो ध्यान से, पहले ही आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है, लो ग्रेड। एक तो साला कम है, ऊपर से रिएक्ट करके उसमें स्लैग में चला गया, तो इंडस्ट्री खोली क्यों रखी है, का फायदा साला, फिर जबरदस्ती कर रहे हो है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ यार, काहे कर रहे हैं। बचाना है इस PbSiO3 को बनने से, बचाना है, इसलिए हमने इसमें CaO मिलाया। CaO लाइम मिलेगा तो लाइम बेसिक होता है बहुत ज्यादा, ये एम्फोटेरिक होता है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किससे ज्यादा होगी, इससे रिएक्ट करने की ज्यादा होगी। तो ये आपका SiO2 से रिएक्ट करके CaSiO3 बना देगा। इफ PbSiO3 अगर बना भी होगा तो वापस वो उससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके CaSiO3 प्लस यहाँ पर क्या बना देगा, PbO। इस PbO से इसका रिडक्शन आसान हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ लाइम जो बना वो क्या बना, फंक्शन ऑफ लाइम जो बना वो ये बना कि इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ PbSiO3। ये PbSiO3 को बनने से रोकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लाइम यहाँ पर भी डाल दिया जाता है जब रोस्टिंग कर रहे होते हैं। तो इस लाइम का एक फंक्शन होता है, लाइम अच्छा एब्जॉर्बर होता है गैसों का, वो गैसों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर। तो अगर ये अच्छा एब्जॉर्बर है तो वो SO2 गैस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है।
SO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। सल्फेट बनने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कभी फर्नेस में कंसंट्रेशन ऑफ SO2 हायर होती है, टेम्परेचर बिलो 500 होते हैं, तो वहां पर सल्फेट भी बनते हैं जो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, मतलब जो हीट करने पर टूटते नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो दोबारा सुनना, सल्फेट बनने की कंडीशन क्या है, जब SO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एंड टेम्परेचर बिलो 500 रहता है तो सल्फेट भी बनते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या करा, लाइम डाल दिया जानबूझ के ऊपर, लाइम डाल दिया तो लाइम ने क्या करा, SO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 बढ़ने नहीं दी अंदर। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अगर अंदर नहीं बढ़ी, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अगर अंदर नहीं बढ़ी, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अगर अंदर नहीं बढ़ी तो सल्फेट नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ PbSiO3, और दूसरा फंक्शन लाइम का क्या है, इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ PbSO4। ठीक, दूसरी बात, गैसों को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि जो मास है हमारा, जो और यहाँ पर जो पड़ा हुआ रिडक्शन के अंदर, उस मास में से सारी गैसों को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा मास पोरस हो जाएगा। पोरस होने से रिएक्शन फास्ट होगी, तो इट हेल्प्स द मास कीप पोरस, इट हेल्प्स टू कीप द मास पोरस, इट हेल्प्स टू कीप द मास पोरस। वो इनको पोरस बनाने में काम आता है, जिससे रिडक्शन आसान हो जाता है। तो लाइन का फंक्शन आपसे पूछा जाएगा, बता देंगे। ठीक, ये आपके पास आया रिडक्शन। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आता है कि अब हम करेंगे इसका प्यूरिफिकेशन। रिडक्शन के बाद क्या आता है, रिडक्शन के बाद क्या आता है, प्यूरिफिकेशन। क्या आता है, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन हमने दो तरीके किया। एक तो हमने किया था एयर रिडक्शन। जब हम सेल्फ रिडक्शन की बात करते हैं तो सेल्फ रिडक्शन के और भी नाम होते हैं। सेल्फ रिडक्शन का एक नाम क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन, दूसरा होता है ऑटो रिडक्शन, तीसरा होता है एयर रिडक्शन। क्या होता है, एयर रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन होता है, ऑटो रिडक्शन होता है और एयर रिडक्शन होता है। तीनों एक ही नाम है। तो अब जो लेड हमें मिला वो दो तरह से मिला, एक एयर रिडक्शन से मिला है और दूसरा हमें किससे मिला है, कार्बन रिडक्शन से। एक हमें किससे मिला है, एयर रिडक्शन से, और दूसरा हमें किससे मिला है, कार्बन रिडक्शन से। एक हमें किससे मिला, एयर रिडक्शन। तो यहां लाइन क्या लिख रहे हैं कि लेड इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर रिडक्शन एंड कार्बन रिडक्शन। द लेड इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर रिडक्शन एंड कार्बन रिडक्शन कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज, और उन इम्प्योरिटीज में कौन कौन सी है वो देखना अब आप। ये इम्प्योरिटीज है आपके पास, इनमें से आपको ये पता होगा ये सारी इम्प्योरिटीज बेसिक इम्प्योरिटीज है। क्यों, क्योंकि ये जो है प्रीशियस मेटल्स होती हैं, याद आया, इसको ऐसे ध्यान रखना। देखो आर्सेनिक एंटीमनी हो गया, ये दोनों पॉलिंग में भी होती थी, दो इम्प्योरिटी, और बिस्मिथ और जिंक, तो 6 हो गई टोटल, और दो ये 8। ये प्रीशियस मेटल है। इन दोनों में भी मेजर इम्प्योरिटी कंटेंट सिर्फ सिल्वर का होता है, गोल्ड का बहुत माइन्यूट होता है। तो सिल्वर का कंटेंट ज्यादा होने से सिल्वर को निकाला भी जाता है, गोल्ड का माइन्यूट होता है, इतना कम होता है उसे निकालते भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इम्प्योरिटी कंटेंट समझ में आ गया। स्टेटमेंट क्या हुआ कि लेड इज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन रिडक्शन, एयर रिडक्शन कंटेन इम्प्योरिटीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, आर्सेनिक एंटीमनी, कॉपर, टिन, बिस्मिथ एंड जिंक। ठीक है, ये वाली इम्प्योरिटी बेस इम्प्योरिटी है, ये आपके जो है वो प्रीशियस इम्प्योरिटी है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेस इम्प्योरिटीज लेड बिकम हार्ड एंड ब्रिटल। ये जो हमारा लेड होता है वो ब्रिटल होता है इनकी प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो हमें इन इम्प्योरिटीज को निकालना होता है। पहले इन इम्प्योरिटीज को निकालना है जिससे कि हमारा लेड हो जाएगा सॉफ्ट।
यानी कि जो प्रोसेस होगा वो इनको निकालने वाला, उससे क्या बनेगा लेड सॉफ्ट, इसलिए प्रोसेस का नाम होगा सॉफ्टनिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम क्या बनेगा? सॉफ्टनिंग प्रोसेस। क्या नाम बनेगा जल्दी बताओ? सॉफ्टनिंग प्रोसेस। क्या नाम बनेगा? सॉफ्टनिंग प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये आपने क्या किया, पूरा का पूरा लेड इसके अंदर डाल दिया कंटेनर में। कंटेनर में डालने के बाद हॉट ब्लास्ट एयर पास कर दिया। हॉट ब्लास्ट एयर पास करते ही आर्सेनिक और एंटीमनी ये तो उड़ गए। ये तो उड़ गए, तो ये हट गए। इन सबके जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो वोलेटाइल तो होते नहीं है, तो उड़ेंगे नहीं। अदर मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं फ्रॉम स्कम, वो सरफेस पर स्कम बना लेंगे ऐसे। ये स्कम, आफ्टर रिमूवल ऑफ स्कम, आफ्टर रिमूवल ऑफ स्कम, ये स्कम आपने निकाल लिया। आफ्टर रिमूवल ऑफ स्कम, ये स्कम यहां से हट गया। आफ्टर रिमूवल ऑफ स्कम लेड बिकम्स सॉफ्ट, सो इट इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग प्रोसेस। आफ्टर सॉफ्टनिंग प्रोसेस ये सब हट गया, इंप्योरिटी कंटेंट ये बचेगा। मेजर इंप्योरिटी मैंने कहा था सिल्वर की है, इसलिए ये बचेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ स्कम। Pb प्लस Ag, इसका नाम होता है अर्जेंटीफेरस लेड। यानी कि आफ्टर रिमूवल ऑफ स्कम, आफ्टर रिमूवल ऑफ स्कम हमारे पास जो बचा अर्जेंटीफेरस लेड बचा, और ये अर्जेंटीफेरस लेड को ही कमर्शियल लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमर्शियल लेड। इस अर्जेंटीफेरस लेड को क्या कह रहे हैं जल्दी बताओ? कमर्शियल लेड। क्या कह रहे हैं जल्दी बताओ? कमर्शियल लेड। अब इसके अंदर हमारी इंप्योरिटी सिल्वर की बची हुई है बस, ठीक। इसको हटाना है प्रोसेस, तो सिल्वर की इंप्योरिटी हटाने के प्रोसेस का नाम क्या बन जाएगा? डी सिल्वराइजेशन मेथड। दोबारा से बोलेंगे, डी सिल्वराइजेशन मेथड। क्या बोलेंगे इसको? डी सिल्वराइजेशन मेथड। यानी कि अब हमें लेड की इंप्योरिटी हटानी है, लेड में से सिल्वर की इंप्योरिटी हटानी है। तो डी सिल्वराइजेशन मेथड जो होता है उसको एक साइंटिस्ट ने बताया था, पार्क्स ने। पार्क्स प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस पैटिनसन ने भी बताया था, तो इसलिए दोनों को एक ही नाम लिख देते हैं, पार्क्स पैटिनसन प्रोसेस। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पार्क्स प्रोसेस लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अलग अलग प्रोसेस है थोड़े से, लेकिन वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको एक ही साथ पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट एक ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हमारे पास जो है वो Pb प्लस क्या आया? सिल्वर। इसमें से मुझे सिल्वर की इंप्योरिटी हटानी है। पार्क्स पैटिनसन प्रोसेस में हम 1% जिंक ऐड करते हैं इसमें। ये 1% जिंक डाल के इसे थोरोली एजिटेट कर लेते हैं। 1% जिंक डाल के थोरोली एजिटेट करने का मतलब चारों तरफ घुमा लेते हैं अच्छे से। घुमाने के बाद क्या हुआ? इसे कूल कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, Pb प्लस Ag में जिंक डाल दिया, और जिंक डाल करके आपने इसे थोरोली एजिटेट करके कूल कर दिया, तो यहाँ अलॉय फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अलॉय फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, सिमिलर साइज वाले जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में अलॉय आसानी से बनाते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी सिमिलर साइज होती है। तो यानी कि डी ब्लॉक की अलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। और ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना कि सेम, दोबारा बोलना, सेम ब्लॉक के एलिमेंट अलॉय फॉर्मेशन आसानी से करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आयरन है, आयरन का कार्बन के साथ अलॉय आसानी से बनेगा कि प्लेटिनम के साथ, सॉरी, आयरन का क्रोमियम के साथ आसानी से बनेगा या कार्बन के साथ? जल्दी बताओ। क्रोमियम के साथ। कार्बन के साथ क्यों बनाएगा? वो तो नॉन मेटल है। अलॉय वो कार्बाइड बनाता है, वो कार्बाइड है, सीमेंटाइट।
क्लियर। तो डी ब्लॉक वाले आसानी से अलॉय फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ Pb प्लस Ag से जिंक करेगा कूल करते ही हमारे पास यहाँ दो लेयर आएगी, एक तो आएगी एक्स लेयर और एक आएगी वाई लेयर। अब सवाल पूछेगा एक्स लेयर कौन सी है, तो जो एक्स लेयर है 1% जिंक था ये, वो आएगा सॉलिड जिंक प्लस सिल्वर, और जो वाई लेयर आएगा वो आएगा मोल्टन लेड। ये आएगा सॉलिड जिंक प्लस सिल्वर और ये आएगा मोल्टन लेड। कौन? वाई लेयर। मोल्टन लेड जो होगा वो फर्दर प्यूरिफाइड होगा बैट्स इलेक्ट्रोलिसिस से। फर्दर प्यूरिफाइड क्या होगा वो? बैट्स इलेक्ट्रोलिसिस। फर्दर प्यूरिफाइड किससे होगा जल्दी बताओ? बैट्स इलेक्ट्रोलिसिस। फर्दर प्यूरिफाइड किससे होगा बताओ? बैट्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या होता है मैं अभी बाद में बताऊंगा, इसको थोड़ा देसी स्टाइल में समझेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे फील लो इसको। सबसे पहले आप ऐसे एज्यूम करो, देसी में एग्जांपल लेता हूँ मैं। आप दूध लेकर आए 1 किलो या 1 लीटर, 1 किलो दूध लेकर आया, आपने क्या करा, उसको बढ़िया गर्म करा, गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रख दिया। सुबह उठे, जब आप सुबह उठ के देखते हो तो उस दूध में 2 लेयर बनती है, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर। अपर लेयर सॉलिड होती है जिसे आप मलाई कहते हो, ये अपर लेयर हो गई सॉलिड। अपर लेयर जो देखो कितनी थिन होती है, और जो वाई लेयर है मोल्टन वो बहुत सारी होती है। तो जो आपका असली लेड है वो ये वाला दूध है जो आपका मोल्टन दिख रहा है मेरे दोस्त, पीना नहीं है इसको। यहाँ तक फील आ गई। और वो अपर लेयर जो होती है ना वो थिन होती है और कॉस्टली लेकिन अपर लेयर होती है, क्योंकि उससे आप घी बना सकते हो। तो कॉस्टली अपर लेयर है ये, क्योंकि इसमें सिल्वर है, कॉस्टली है। तो ऐसे फेंकते तो नहीं है, उसको निकाल के रखते हैं। अब आप जब उसको ऐसे उठाओगे तो उससे दूध चिपका हुआ रहता नहीं रहता। सेम एज जब मैं इस लेयर को यहाँ से देखो, आप ये मैंने इसको उठाया, फील करो, देखो लेड दिख रहा है, ये गिर रहा है नीचे। तो जब ये लेड गिर रहा होगा तो इसको भी तो प्योर करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे मैं आगे बताता हूँ, अभी इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझो। उसने क्या किया, पार्क्स पैटिंसन प्रोसेस ने क्या किया, इस लेड में जिसमें सिल्वर की इंप्योरिटी थी 1% जिंक डाल के थोरोली एजिटेट किया। क्यों किया उसका रीजन सुनो। जिंक और सिल्वर आपस में डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो अलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो सिल्वर की इसके साथ जाने की टेंडेंसी 300 गुना ज्यादा है, 300 टाइम्स मोर अलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी, और 1% इसके साथ है। 300 गुना यहाँ है और 1 गुना यहाँ है। तो ये इसके साथ भी रहेगा कुछ लेड और सिल्वर 1 गुना, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिल्वर आके कहाँ पहुंच जाएगा, जिंक में। मोस्ट ऑफ द सिल्वर यहाँ आ गया सॉलिड लेयर बना के, और जो लेड बचा वो लेड ये रहा मोल्टन लेड। तो हमारा जो मेन लेड है वो ये रखा हुआ है। अब इस लेड को आपको प्यूरिफाइड करना है, तो किससे करते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। उसको एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था बैट। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस क्या होता है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस से किया जाता है, ठीक। अब फील ले लिया आपने, ये यहाँ से उठाओगे आप, ये देखो सॉलिड लेयर को ये उठाया। अब ये उठा करके आपको क्या करना है, जब आप इसको उठाओगे तो लेड चिपका हुआ आएगा। तो जब लेड चिपका हुआ आएगा तो आप उसका करेंगे लिक्वेशन। इस जिंक प्लस सिल्वर से यहां लेड चिपका हुआ, ये लेड देखो इस लेयर से। अब लिक्वेशन का कॉन्सेप्ट आप बताओ। लिक्वेशन तब करते हैं जब इंप्योरिटी कंटेंट 10 से 15% हो, इंप्योरिटी कंटेंट ज्यादा है तब करते हैं जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो, लेड का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। और कब करते हैं? जब बिस्मिथ हो, टिन हो और लेड हो। 3 पॉइंट मैंने बोला था उस समय लिक्वेशन में, तो यहाँ पर लेड आ गया। तो जब आप इसको हीट करोगे स्लोपिंग हर से, तो सारा का सारा लेड यहाँ आ जाएगा, सारा का सारा लेड यहाँ आ गया। देखो आप, अब ये लेड आपका सारा का सारा निकल के आ गया। अब बचा क्या? जिंक प्लस सिल्वर। अब हमारे को जिंक हटाना है क्योंकि सिल्वर चाहिए। जिंक हटाने के लिए अपने क्या कहा था? डिस्टिलेशन। यानी कि जिंक प्लस सिल्वर अगर हटाना है तो आप इससे हीट करेंगे, डिस्टिलेशन करते ही जिंक उड़ जाएगा और ये सिल्वर रह जाएगा। अब सिल्वर की कंडीशन थी, सिल्वर के साथ जिंक के साथ 300 गुना था, लेड के साथ 1 था, तो अभी भी इसमें इंप्योरिटी है। किसकी?
लेड की, और जब सिल्वर और लेड एक साथ होते हैं, अर्जेंटीफेरस लेड, और उसमें अगर लेड की इंप्योरिटी होती है तो उसे क्यूपलेशन से हटाते थे। तो यहां क्या करेंगे, क्यूपलेशन, क्यूपलेशन करते ही पीबीओ उड़ जाएगा और ये एजी रह जाएगा। क्यूपलेशन करते ही पीबीओ उड़ जाएगा और ये सिल्वर रह जाएगा। क्या बोला दोबारा बताओ? ये आपका क्यूपलेशन से प्योर आ गया सिल्वर। तो जो अपर लेयर में सिल्वर था दोस्तों उसको निकाल लिया गया है, अपर लेयर में जो सिल्वर है उसको निकाल लिया। क्लियर? ये देखो आप, ये आगे वापस वो लिक्वेशन, ये डिस्टिलेशन, क्यूपलेशन, इसकी फील आई। अब आप उस समय जब मैं बता रहा था तो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कनेक्ट हो रहा है। यस, कनेक्ट हो रहा है ना। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कनेक्ट होगा। इसके बहुत सारे सवाल आएंगे टीपीपीज में। अब हमारे को पढ़ना है बैट्स इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, ये प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। आपसे पूछा जाए लेड को किससे प्यूरिफाई करोगे, क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता था? एनोड इम्प्योर लेड, कैथोड लिया जाता है प्योर लेड का। ठीक है, एट एनोड आप सबको पता है एनोड जब होता है तो उस पर ऑक्सीडेशन होता है। और जो कैथोड होता है उस कैथोड के अंदर ये Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Pb बना रहा है। यानी कि धीरे धीरे यहाँ से जो लेड आ रहा है वो यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। याद आया कुछ कुछ? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में पढ़ाया था। इम्प्योरिटी जो है वो एनोड बड में पाई जाएगी, वो लेड से नीचे वाली पाई जाएगी। की पॉइंट बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूछेगा बैट्स इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? PbSiF6 एंड H2SiF6। जल्दी बताओ क्या बोला? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो होता है उसके अंदर कौन होते हैं? जल्दी बताओ। PbSiF6 प्लस H2SiF6। दोबारा बोलो कौन होते हैं, जल्दी बताओ। PbSiF6 प्लस H2SiF6। ठीक, एक सवाल पूछेगा आपसे कि यार ये PbSO4 या ये PbCl2 टाइप के क्यों नहीं लेते आप? तो आपको आंसर क्या देना है भाई? ये नहीं ले सकते क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, पढ़ा है सॉल्ट में। PbSO4 व्हाइट है, PbCl2 भी व्हाइट है, प्रेसिपिटेट है, सॉल्युबल होंगे ही नहीं। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ आएगा? पीपीटी में होगा, इसलिए ये यूज नहीं करते। एक और सवाल, यही क्यों यूज किया? तो उसका एक लॉजिक मैंने दिया था कि एनायनिक पार्ट आपको ऐसा लेना है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे मेटल से कम हो। मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट में। मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ऐसा ले। इसके अंदर एक छोटी सी खास बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ जिलेटिन डाल दिया जाता है। जिलेटिन क्या होता है? एनिमल प्लाज्मा। जैसे प्याज का छिलका आप छीलो, छिलका छीलने पर ये छिलका नजर आ रहा है आपको? ये प्याज का जो छिलका नजर आ रहा है आपको, ये छिलका ही क्या है? जिलेटिन, एनिमल स्किन का जो होता है वो। ये डाल देते हैं जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो लेड है वो यहाँ पर स्मूथ और यूनिफॉर्म डिपॉजिट होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट की जो डेंसिटी है वो एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग अभी शायद आपने पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा है तो इसको कनेक्ट करना। कनेक्ट क्या करना?
कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जब आप जिलेटिन डाल दोगे तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट की जो डेंसिटी है वो क्या रखेगा, एडजस्ट। डेंसिटी एडजस्ट होने से क्या है, हर जगह लेड इक्वल मिलेगा, हर जगह लेड इक्वल मिलेगा, तो हर जगह से लेड का जो डिपोजिशन है वो हर जगह से होगा, तो स्मूथ डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना ही पड़ेगा आपको कि इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जिलेटिन डाल देते हैं जिससे हमारा जो लेड ऑब्टेन होता है हम कैथोड वो स्मूथ एंड यूनिफॉर्म होता है। ये आपका लेड हो गया कंप्लीट, क्लियर। लेड के बाद आता है अगला अपना टिन। पहला टिन, टिन जो होता है उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप बताओ, क्रशिंग। और टिन के अंदर खास बात क्या होती है, SnO2 कैसिटेराइट नाम होता है इसका, टिन स्टोन भी नाम होता है, ऑक्साइड हो रही है ये, तो ऑक्साइड हो रहे तो कंसंट्रेशन किससे करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ सिलिशियस इंप्योरिटीज, फॉलोड बाय, क्या बोला जल्दी बताओ, फॉलोड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। क्या बोला जल्दी बताओ, फॉलोड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो पहले क्या करेंगे, ग्रेविटी बोलो सेपरेशन मेथड फॉलोड बाय मैग्नेटिक, क्लियर। फिर आएगा तीसरा, रोस्टिंग। जब हम रोस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रोस्टिंग लिखते ही आपको शॉक्ड हो जाते हैं कि या तो टिन है, ऑक्साइड और है, ऑक्साइड और में रोस्टिंग थोड़ी होती है। तो यहाँ आंसर है कि यस रोस्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी की इंप्योरिटीज पाई जाती हैं। तो ये आपके इनकी इंप्योरिटीज जो होती है ये वोलेटाइल नहीं होती है, लेकिन इनके ऑक्साइड वोलेटाइल होते हैं, तो ये ऑक्साइड वोलेटाइल इसलिए उड़ जाएगी। इसी दौरान इसमें CuS और FeS भी पाया जाता है। तो ये CuS प्लस FeS जो पाया जाता है तो रोस्टिंग के दौरान ये CuS भी CuSO4 और FeSO4 में चला जाता है। इस दौरान ये CuS CuSO4 और ये FeS FeSO4 में चला जाता है। अब ये दोनों, ये तो उड़ गए, ये रह गया, तो इसको पूरे को डिसॉल्व करते हैं इन वाटर और फिल्टर कर लेते हैं। डिसॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर करने के बाद ये जो आपका SnO2 है ये तो आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल, इसलिए ये आ जाएगा रेजिड्यू में, और ये जो बचेगा वो आपका फिल्ट्रेट में, ये आपका फिल्ट्रेट में आ गया, तो हट गया ये बचा। इसको लीचिंग भी बोल सकते हो आप, बट ये केमिकल लीचिंग नहीं है, इट इज नॉट अ केमिकल लीचिंग लाइक जिसमें रिएक्शन हुई हो, रिएक्शन होकर के एक नया कंपाउंड बना हो। ये सिंपल एक वाटर में डिसॉल्व करके इम्प्योरिटी को हटा रहे हैं। इट इज अ लीचिंग बट इट इज नॉट अ केमिकल लीचिंग। केमिकल लीचिंग में किसी रिएजेंट से रिएक्शन होती है और फिर एक नया कंपाउंड बनता है सोल्यूबल, ठीक है, यहाँ वो लीचिंग नहीं हुई। अब यहां पर क्या हुआ, आपने SnO2 निकाल लिया, तो अब क्या होगा, कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन का एक खास नाम क्या बताया था, स्मेल्टिंग। तो यहां पर वही होगा SnO2 प्लस कार्बन, SnO प्लस CO, SnO प्लस CO, SN प्लस CO2, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो क्या दिखाई देगा कि इफ
वही वाली बात है कि SiO2 इज प्रेजेंट, हमेशा SiO2 की इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट रहती है। इफ SiO2 इज प्रेजेंट as impurity, if SiO2 is present as impurity, then CaCO3 is added। क्योंकि CaCO3 ऐड करते ही आपका ये बनेगा CaO। CaCO3 ऐड करते ही क्या बनेगा? CaO। ये CO बेसिक होता है और SiO2 एसिडिक होती है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे? स्लैग। तो SiO2 की इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हमने CaO यानी कि CaCO3 यूज किया, स्लैग। ये आपका हट जाएगा, ठीक है। ये स्टेप फिक्स रहती है क्योंकि SiO2 मिलता ही मिलता है बहुत जगह। प्यूरिफिकेशन की बात करो तो आपको पता है सबको प्यूरिफिकेशन में क्या होता था। प्यूरिफिकेशन में पहला तो होता था पॉलिंग और दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। पहला क्या होता था? पॉलिंग, और दूसरा क्या होता था? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इस तरह से टिन भी आपका प्यूरिफाइड होता है। अगला आता है एग्जांपल जिंक, बहुत सिंपल है। जिंक का जो ओर होगा वो होगा ZnS। ZnS आपको पता है सबको क्या होता है? जिंक ब्लेंड। क्या होता है दोस्तों? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड की एक खास बात बताता हूँ, इसका एक नाम होता है स्फेलेराइट। स्फेलेराइट तक तो ठीक है, इसका एक नाम होता है ब्लैक जैक्स। ब्लैक जैक्स मतलब नाम तो ब्लैक जैक है लेकिन होता कलर वाइट। पहला स्टेप क्रशिंग, दूसरा स्टेप बोलो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सल्फाइड हो रही तो किससे करेंगे? कुछ याद है? ZnS PbS के साथ मिलता है, तो ZnS को रोकने के लिए हम डिप्रेसेंट डालते हैं। डिप्रेसेंट के डालने के बाद PbS निकल जाता है, फिर ZnS को वापस लाने के लिए एक्टिवेटर डालते हैं। इस तरह से फ्लोटेशन होता था इसका। रोस्टिंग, सल्फाइड हो रहे तो रोस्टिंग ही करोगे। ZnS से सल्फाइड हो रहे, सल्फाइड हो रहे तो क्या होगी जल्दी बताओ? रोस्टिंग। यहां रोस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी है। हम जब रोस्टिंग करेंगे तो कंडीशन है कि अबव 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रोस्टिंग करनी है। दोबारा बोलो, अबव 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रोस्टिंग करनी है, बिकॉज below 850 degree centigrade ZnSO4 also formed, which converts back to ZnS during कार्बन रिडक्शन। यानी कि अगर आपने यहां पर रोस्टिंग जो है वो अबव 850 नहीं किया तो आपका सल्फेट भी बनेगा। मैंने आपको कहा था सल्फेट कम टेम्परेचर पे बनते हैं। सल्फेट अगर बन गया तो जब आप सल्फेट बनने के बाद अगला स्टेप आएगा रोस्टिंग के बाद रिडक्शन। तो जब आप रिडक्शन कर रहे होंगे तो वो वापस से क्या बना देगा? ZnS। ये जो ZnS है ये कहाँ बन गया? रिडक्शन में। तो फिर फायदा क्या हुआ इस स्टेप का? रोस्टिंग का तो अर्थ ही खत्म हो गया। रोस्टिंग का मतलब होता था सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करें और फिर उस ऑक्साइड को रिड्यूस करें। सल्फाइड को जल्दी बोलो, ऑक्साइड में कन्वर्ट करें और फिर उस ऑक्साइड को रिड्यूस करें तो रिडक्शन आसान होता था। यहाँ तो आपने क्या करा, उसको वापस कन्वर्ट कर दिया सल्फाइड में, तो फिर फायदा नहीं हुआ। इसलिए रोस्टिंग के लिए कंपलसरी स्टेप है कि आपको 850 से कम पर ही करना है। दोबारा बोलो, क्या कंपलसरी स्टेप है? 850 से कम पर ही करना है। क्लियर?
क्लियर? अब इधर देखो, कार्बन रिडक्शन, जिसे हम स्मेल्टिंग भी कहते हैं। यहां पर हम जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कराते हैं कोक पाउडर से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, जिससे कि आपका जिंक प्लस CO बनाते हैं। ठीक है, नोट करके यहाँ एक लाइन इंपॉर्टेंट है वापस, कि यहाँ पर हमें एक्सिस ऑफ कोक पाउडर इज यूज्ड टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। मतलब यहाँ पर एक खास बात सिंपल सी है, आपको कुछ नहीं समझना, बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब भी कार्बन रिडक्शन आप करेंगे तो उस कार्बन रिडक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है? उस कार्बन रिडक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो रिडक्शन करें उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कोक पाउडर ले लो बस। क्यों ले लो? क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ कोक पाउडर जो है वो CO2 के प्रोडक्शन को रोकेगा। अब सवाल ये है कि CO2 के प्रोडक्शन को रोकने की क्या जरूरत है? जरूरत है अगर आपने क्या किया, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कराया कोक पाउडर से, यानी कार्बन से, ये कोक पाउडर लिखो या कार्बन लिखो एक ही बात है ना, तो आपके जिंक प्लस CO2 बनेगा। लेकिन जब ये रिएक्शन में CO2 बन रहा है तो रिएक्शन इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। रिएक्शन रिवर्सिबल होने लग गई। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है मेरे दोस्त, तो नुकसान हो गया, मेरा रिडक्शन हुआ ही कहाँ? ये तो वापस यहाँ से यहाँ गए। अरे रिडक्शन हुआ कहाँ? ये तो वापस इधर से इधर ही आ गए। रिडक्शन हुआ कहाँ? ये तो वापस इधर से इधर आ गए। तो जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ कोक पाउडर लेंगे तो ये CO2C से रिएक्ट करके वापस CO में आएगी और CO की रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। तो यहाँ पर ये आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ कोक पाउडर इससे रिएक्ट करके इसको हटा रहा है, CO में ला रहा है, तो रिएक्शन आगे भागेगी, क्योंकि हटता जाएगा तो रिएक्शन आगे भागती जाएगी। तो इसलिए हमारे को जिंक मिलता है। ये जो जिंक है, इस जिंक का एक खास नाम है स्पेल्टर। अभी रिडक्शन में जो जिंक मिला उसका नाम है स्पेल्टर, क्योंकि इसके बाद प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफिकेशन। ये जो स्पेल्टर है इसे क्रूड जिंक भी कहते हैं। क्रूड का मतलब है प्योर नहीं हुआ, अभी जैसे कहता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ऐसे कच्चा जिंक मतलब रिडक्शन वाला जिंक। अभी इसको अगला स्टेप में लाओगे आप। अगला स्टेप क्या होगा इसका? प्यूरिफिकेशन। अगला स्टेप क्या होगा? प्यूरिफिकेशन। तो बताओ, रिडक्शन से मिलने वाले जिंक का नाम क्या था? स्पेल्टर। क्रूड जिंक का नाम क्या था? स्पेल्टर। प्यूरिफिकेशन पहला तो अपना वही है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और दूसरा एक मैंने आपको लिखवाया था, अगर याद हो तो, डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन में आपको याद होना चाहिए वैसे तो, कि मैंने आपको कहा था जिंक होता है, कैडमियम होता है, आयरन होता है और लेड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था 910 होता है, इसका बताया था 767 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर मैं 767 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से बढ़ा दूं तो मेरे पास ये जिंक आएगा, और जिंक बढ़ा दूं तो कैडमियम उड़ जाएगा, और मेरे पास ये जिंक आएगा, और ये जिंक आने के बाद इसके अंदर क्या बचेगा? Fe और Pb। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर आपको क्या करना होगा? 910 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। तो ये जिंक बाहर आ जाएगा, Fe और Pb रह जाएगा एज अ इम्प्योरिटी। याद आया? इनका 1500 के आसपास होता है। इनका क्या होता है? 1500 के आसपास। क्लियर सबको? बोलो। ठीक है, चलिए। तो ये आपको प्यूरिफिकेशन बताया, बाकी नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे।
इसको अच्छे से याद करना भाई। लेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं उसमें, ठीक है। जिंक भी इंपॉर्टेंट है, जिंक से भी सवाल आते हैं, तो अच्छे से लर्न करें इसको। और साथ के साथ होमवर्क कर लें। होमवर्क नोट करो, डीपीपी नंबर आई थिंक 1 2 3, ठीक है। 1 तो और वाली है, वो आई होप आपने लर्न कर ली होगी, ठीक है। तो वो आप अच्छे से कर लें। उसके बाद आपके कौन सी आती है डीपीपी, जो स्टार्ट होती है ऑब्जेक्टिव 1 और वाली है वापस से, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए और 3 कर लीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे अगर 3 एलिंगम डायग्राम वाली है तो उसको स्किप करके उससे आगे वाली में पहुंच जाना। अगर एलिंगम वाली है तो उसको स्किप करके आगे पहुंच जाना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ते हैं, बाय।